जिस तरीके के ऊपर मोहर ठोक दी गई भाजपा ने। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। लखनऊ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। पीपीआर बनता है 300 करोड़ का, जब डीपीआर बनते बनते पहुंचता है 600 करोड़, और जब उसमें खर्चा देखा जाता है 1400 करोड़, और काम की जब पता चलता है काम कितना हुआ, पता चला 40% काम हुआ है उसमें। ये उनके काम थे, इस तरह के काम थे। मंदिर की आप बात करेंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने जब भी हम चुनावी समर में रहे, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा रहा। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप इस तरीके उनके मैनिफेस्टो में क्या राम मंदिर का मुद्दा रहा? आपकी भाजपा इस तरीके की जैसे राजनीति करती है कि राम मंदिर का और कृष्ण मंदिर का, आपके ललितपुर में ही कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मजार भी बना हुआ है बगल में और मंदिर भी बना हुआ है, उन पे कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा? उसके बारे में क्या किया गया आज तक, जिसके बारे में बताइए। हाँ, संप्रदाय के कुछ लोग कहते हैं हमें इस देश में डर लग रहा है। अरे भाई, देश आपका है, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है? रही आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो मैं उस किसी भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो इस देश में डर रहा है। मैं केवल उस मुसलमान को जानता हूं जिसको इस देश ने राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं ऐसे मुसलमानों को जानता हूं, मैं ऐसे किसी भी कहते हैं कि राष्ट्रपति बनाया, लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, योग्यता का विषय होता है। जो व्यक्ति योग्य होगा। तो क्या समझते हैं आपके मुस्लिम समाज में योग्य व्यक्तियों की कमी है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अयोग्य लोग हैं मुस्लिम समाज में। हमारे मोहसिन रजा जी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उनको तो आपने कोटे में डाल दिया। नहीं, कैसे अरे अब देखिए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो योग्य व्यक्ति थे। हमें उनकी जरूरत थी मंत्रिमंडल में, हम उनको लेके आए। अब तो उनका नाम बदल गया। उससे क्या विषय, उससे ये कोई विषय थोड़ी ना होता है कि उनका नाम बदल गया कि क्या हो गया। लेकिन हमारे यहाँ सभी लोगों की, सभी जाति संप्रदाय के लोगों की, और पार्टियां कहती हैं कि कोई प्रेशर में लेके उनको इस तरीके से नहीं ये किया गया। अब आपने तो कोरोना वैक्सीन का तक विरोध कर दिया। आपको हर चीज़ का विरोध करना है। मोदी ने, योगी ने जो योजना लाना है, उन्हें जो कहना है, आपको हर चीज़ का विरोध करना है। आपने कह दिया भाजपा की वैक्सीन है। अरे यार, हमारे देश के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई है, आप उसको भाजपा की वैक्सीन बता रहे हैं। हर चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं। एक तरीका होता है, एक न्याय संगत बात होती है। आपको हर चीज़ का विरोध करना है, कैसे? हमें सवाल करने चाहिए कि आपने 70 साल इस देश में राज किया, आपने क्या दिया, हमें क्या दे पाया? आप कितने एम्स थे उत्तर प्रदेश में, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज थे? आज जिस तरीके से अपने यहाँ जिला चिकित्सालय की हालत है, डॉक्टरों की मारामारी है, डॉक्टर नहीं है, और आपके यहाँ से जो भी इलाज कराने जाता है या तो रेफर कर दिया जाता है या सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं एक चैनल पर इंटरव्यू था, तो पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि क्या हम कोरोना की लड़ाई के लिए, मैंने सहर्ष उस बात को स्वीकार किया कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्वास्थ्य में कि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रबंधन योजना थी, उससे हम इस लड़ाई को जीत पाए। मोदी जी की जो योजनाएं थी, उन्होंने जिस प्रकार से पूरे जनमानस को संबोधित किया, और उनकी जो गाइडलाइन थी जिसका पूरे जनमानस ने पालन किया, आज जिला चिकित्सालय के खिलाफ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। ये बात बिल्कुल, उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में केस भेज दिए जाते हैं। मैं वही लोकल में ही मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या होता है, इसका आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जब कोई छात्र, स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई करने के बाद जब एक डॉक्टर बनता है, तो ज़्यादा अवसर दिखते थे। हमारी सरकार आने वाले समय में, हम जब 5 साल के लिए फिर से उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, हमारी सरकार ने इस विषय पर पूरा संज्ञान ले रखा है, और हम ऐसा एक कानून लाने वाले हैं जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद जो डॉक्टर की डिग्री लेगा, वो 10 साल के लिए उसका प्रतिबंध होगा सरकार से, उसे 10 साल के लिए अपनी सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य विभाग में देनी होंगी, जिससे ये जो डॉक्टरों की, मान लिया कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल 10 तारीख को, जिस तरीके से अखिलेश जी को भगवान कृष्ण स्वप्न में आते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को इस तरीके से सत्ता स्वप्न में आने लगी? जो कृष्ण की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम कृष्ण जी के वंशज हैं, उन्हीं की सरकार में जन्माष्टमी का पर्व पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे वो जो है कृष्ण जी के वंशज हैं, और ऐसे उनके सपने में कृष्ण जी आते हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस पे आप? एक अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर प्रदेश में हैं। एक अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रश्न है जी कि कोई सरकार ऐसी बताइए जिसने
मीडिया कर्मियों के लिए कोई सुविधाएं दी हों, इसके बारे में बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी क्या सुविधाएं दी हैं कल्याण सिंह की सरकार में? जो विज्ञापनों के दम पे जो पेपर चलाते हैं, गरीब मजलूम पत्रकार जो रोड पे जाते हैं, हर हालत में समाचार कवरेज करते हैं, हर परिस्थितियों में, उनको जो विज्ञापनों की सुविधाएं थी वो भी कल्याण सिंह सरकार ने बंद कर दी थी। आज बताइए, आज कौन सी ऐसी सुविधा है? पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं, पत्रकारों से बदतमीजी की जाती है, पत्रकारों की हत्याएं हो जाती हैं। ये तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो सब समाजवादी पार्टी में होता था कि उनसे कुछ पूछ लो तो पत्रकार को उठवा लेते थे। यहीं झांसी से गाड़ी आके और उठा ले जाती थी। ये उस समय पे हुआ, नहीं अभी नहीं उत्तर हुआ। प्रदेश में कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड समय में पत्रकार भाइयों का बहुत सम्मान किया, बड़ा साथ दिया। कोई ऐसी योजना बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के लिए ले आई हो। देखिए, अभी ऐसा तो कोई योजना नहीं है आज लेकिन तक किसी राजनीतिक दल ने ये मीडिया के बारे में, कभी चौथे स्तंभ के बारे में, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए क्या किया उनने, इस पे बताइए आप। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वर्तमान में अभी पत्रकारों के लिए भाजपा सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। पूर्व में सरकारों ने क्या किया? पूर्व की सरकारों में भी नहीं रही। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं आपके मंच के माध्यम से और ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, इस विषय पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले समय में पत्रकार साथियों के लिए, हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए जरूर कोई योजना आएगी जिसका कोई उन्हें लाभान्वित। ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। आज मीडिया को एक जगह पर रोक दिया जाता है। अभी जैसे हमारे प्रेस क्लब दिल्ली में इस तरीके से बात आई थी, आपको मालूम होगा, प्रेस क्लब ने हड़ताल कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये मोदी सरकार ने ऊपर से कह दिया था कि इनको कवरेज पे रोक लगा दी जाएगी। तो क्या चौथे स्तंभ पे इस तरीके का प्रहार भारतीय जनता पार्टी का सही था? नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। मीडिया जो है हमारा चौथा स्तंभ है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, मैं मानता हूँ इस बात को और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपसे इस विषय पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा याचना आपसे चाहता हूँ और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य पत्रकार साथियों के लिए कोई योजना लाएगी। अरे मीडिया प्रभारी जी, एक बात ध्यान रखिए, कहीं ये भाजपा का जो जुमला वैसा ही तो नहीं है जैसे उमा भारती जी ने कह दिया था। याद करिए, उमा भारती जी कह के गई थी कि बुंदेलखंड अलग से प्रांत बनेगा और राम राजा सरकार उसके राजा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा सरकार में कहा था, बिल्कुल बनेगा। और नहीं, कब उन्होंने एक सीमा निर्धारित की थी, देखिए उसके बावजूद ही आज तक हमसे उमा भारती जी इस धरातल पे आई। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमसे विरोधी कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर बना और मैं आपसे कह रहा हूं कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा। अरे तो भैया जी, हम आप हर्ष का विषय रहेगा हम आपके लिए और हम आप बिल्कुल ये आपकी ही पार्टी की नेता उमा भारती जी का स्टेटमेंट था कि मैं 2 वर्ष के अंदर सीमा निर्धारित की थी। राम मंदिर की आपने सीमा निर्धारित की थी क्या? नहीं, राम मंदिर की सीमा नहीं थी, वो इसकी सीमा निर्धारित की गई थी कि बुंदेलखंड अलग से प्रांत बनाया जाएगा, उसके राम राजा सरकार राजा होंगे। राम मंदिर तो ये जुमलाबाजी कहाँ तक? जुमलेबाजी नहीं है। राम मंदिर कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया, कोर्ट ने अपनी कार्रवाई की और राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी में बना। ये हमारी सौभाग्य है, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार में राम मंदिर बना। अन्य सरकारें नहीं कर पाई, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, उनका नहीं था, वोट बैंक की राजनीति थी उनके लिए। और रही बुंदेलखंड राज्य की बात, उमा भारती जी जब यहाँ से सांसद रहीं, उन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए, इस बात को हमें स्वच्छ राजनीति की तरफ से लेना पड़ेगा। किसी भी राज्य को मोदी लहर के नाम पे उमा भारती जी जीती, नहीं, ऐसा नहीं है, सांसद बनी, लेकिन जनता जनार्दन के सामने कभी नहीं आई। अखिलेश सरकार जिस तरीके से सम्मान निधि देने का वादा कर रही है मीडिया के लिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? केवल झूठे वादे हैं। उन्हें पता है कि हम प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, उनकी सरकार नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार के कुछ भी जो है वादे कर दीजिए, आना तो उन्हें है नहीं। तो वादे तो भाजपा ने उन्होंने पेंशन का भी कहा है कि हम पेंशन बढ़ा के देंगे। 2014 में मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पेंशन स्कीम तब आई। मैं आपको इस विषय में बता दूं कि पेंशन स्कीम तब आई और अभी वर्तमान में प्रदेश में 2 स्कीमें चल रही, एक कर्मचारी पेंशन योजना और एक निराश्रित पेंशन योजना।
हम जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक प्रतिनिधिमंडल माननीय योगी जी से जाके मिला कि सर 2014 में हमारी पेंशन योजना आई थी जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। योगी जी ने पूछा भाई क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे? उन्होंने कहा कि हमारे खाते ही नहीं खोले गए। इस योजना में 10% स्टेट का रहता है और 10% रहता है एम्प्लॉय का। इसको जरा सूक्ष्म में बताएं क्योंकि समय जी, अभाव तो है। हमारी सरकार ने 2004 से और 2018 तक का 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आप कह रहे हैं कि हम आपको पेंशन बढ़ा के देंगे। आप खाते नहीं खोल पाए कर्मचारियों के, आप क्या पेंशन बढ़ा के देंगे? मेरा क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन आपका ये था क्वेश्चन ये है कि वो पत्रकारों को सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल झूठे वादे हैं, उन्हें प्रदेश में आना ही नहीं है। कहीं ऐसा तो कोई भी नहीं कि वादे जैसा कर दो। सम्मान आपके मंत्री जी ने पत्रकार के साथ दिया वैसा ही सम्मान आपकी भाजपा फिर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार आएगी, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम फिर से। जनता जनार्दन में चर्चा है कि आपके विधायक जी तो सिर्फ एक बात कहते हैं, योगी जी के नारे को पलट दिया उन्होंने, मोदी जी के नारे को पलट दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और अपना विकास। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह से हैं, ना ही हमारी सरकार की सोच इस तरह से। हमारी सरकार की सोच वही है और उसी पर हम काम करते हैं। सुशासन का हमारा शासन अभी तक रहा है और आने वाले समय में सबके साथ, सबके विश्वास और सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब बताएं साहब, अध्यक्ष महोदय आप बताइए। हाँ आपके चैनल से एक निवेदन करना चाहते हैं जी हाँ, कि 20 तारीख को सबसे पहले वोट डालने जरूर जाएं, अवश्य जाएं। किस पार्टी को वोट देना है वो जनता तय करेगा, लेकिन हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, हमारे रामरतन जी कुशवाहा, मन्नू लाल कोहली जी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। एक आप पत्रकार महोदय हैं, साथ में आप एक हिंदू भी हैं, इसलिए एक बार बोल दीजिए जय जय सिया राम। देखिए ऐसा है, बोल जय दीजिए। सिया राम बोलने से- हिंदू हैं आप? मैं हिंदू हूँ, जी। मुझे जय सिया राम बोलने में कोई परहेज नहीं है। ना मैं किसी धर्म या जाति के हिसाब से पत्रकारिता करता हूँ। मेरी पत्रकारिता निष्पक्ष हिसाब से चलती है। आज तक कोई भी मेरे चैनल पे या मेरे पेपर पे या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मेरा दावा है इस तरीके का। जिस तरीके से लोग मीडिया के और जगह काम कर रहे हैं, मेरा तरीका वो नहीं है। पत्रकार जी, आप राम मंदिर से खुश तो हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं तो है? बोल दीजिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। जय भाजपा तय भाजपा। धन्यवाद। अक्षय वाण न्यूज़ से विभाकांत हुंडे की एक मुलाकात। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए अक्षय वाण न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके कथनानुसार अपना परचम लहरा सके। धन्यवाद।